जो अभी लास्ट क्लास में बात चल रही थी कि हमारे पास एक बीम है, उसके अंदर नोड है ना। और मान लीजिए कोई बीच में कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट के लिए हमको डिस्को लिखना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो देखो, इस पॉइंट के लिए जो सेफ फंक्शन है पॉइंट वन के लिए, n1 सेफ फंक्शन है किसके लिए, b1 के लिए, और n2 जो सेफ फंक्शन है वो किसके लिए है, थीटा वन के लिए है। दो सेफ फंक्शन है, b1 के लिए और थीटा वन के लिए। ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे फिर दो सेफ फंक्शन है, एक n3 और एक थीटा थ्री, n3 और n4, है ना, n4। जो n3 है वो तो v3 के लिए है, और जो n4 है वो v3 नहीं v2 के लिए है, v2 के लिए है, और n4 जो है वो थीटा 2 के लिए है। ठीक है, चार अननोन है, v1 थीटा 1, v2 थीटा 2, नोड पॉइंट्स हैं, नोडल वैल्यूज हैं। तो हर नोडल वैल्यू के लिए एक सेफ फंक्शन होता है। तो हमारा जो वर्टिकल डिस्प्लेक्शन है वो हो जाएगा n1 b1, n1 b1, फिर हो जाएगा n2 थीटा 1, n2 थीटा 1 प्लस n3 v2 प्लस n4 थीटा 2। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरह से लिखेंगे, vp विल बी n1 v1 प्लस n2 थीटा 1 प्लस n3 v2 प्लस n4 थीटा। करेक्ट। तो इस तरह से हम vp निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थीटा p निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो n1 का डिफरेंशिएशन dn1 बाई, इसका dn2 बाई, इसका dn3 बाई, dn4 बाई, और बस b1 थीटा 1 b2 थीटा 2 हर एक में कॉमन होंगे। तो एक तरह से ये हो जाएगा dn1 बाई dx इंटू v1 प्लस dn2 बाई dx इंटू थीटा 1 प्लस dn3 बाई dx इंटू v2 प्लस dn4 बाई dx इंटू थीटा 2। और फिर उसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 4। x की वैल्यू 4 पुट करते ही हमको p का स्लोप मिल जाएगा, और इसमें पुट करेंगे तो p का वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यदि हमें x इक्वल टू 2 के लिए निकालना हो, प्रोसीजर यही रहेगा, बस x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें x उसको करने से हमें किसी दूसरे पॉइंट q के लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन और स्लोप मिल जाएगी। तो इतना पार्ट क्लियर है, यस और नो? विश्वेश मिश्रा? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो लेट आई एम गोइंग टू द न्यू फाइल शेयर। अब मैं न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िएगा पहले। बीम एलिमेंट न्यूमेरिकल शेयर। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल शेयर हो रहा होगा जी। बीम एलिमेंट प्रॉब्लम। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर द बीम एंड लोडिंग शोन इन फिगर। एक फिगर दी हुई है आपको, ठीक है, फिगर दी हुई है। ये जो सर्किल में लिखे हुए हैं ये एलिमेंट है ना। डिटरमिन द स्लोप एट नोड 2 एंड 3। अब इसमें नोड दिए हुए हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, 3 नोड हैं, ठीक है, और 2 एलिमेंट हैं। और डिटरमिन करनी है स्लोप। कहां कहां पे स्लोप डिटरमिन करनी है, 2 पे और 3 पे। ये 2 जो है ये कैसी सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड है, ये रोलर सपोर्ट है ना। और 3 पर जो सपोर्ट है वो भी रोलर सपोर्ट है। तो 2 और 3 दोनों पर ही रोलर सपोर्ट है, और 1 पर जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है। तो इस पूरे बीम में ये जो भी बीम है इसमें 3 सपोर्ट हैं, एक फिक्स्ड और 2 रोलर। और लोडिंग आप देखेंगे तो यूडीएल है बिटवीन 2 एंड 3, मतलब दूसरे एलिमेंट पर यूडीएल है, पहले एलिमेंट पर फिलहाल कोई लोड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री आप ठीक से समझ लीजिए कि टोटल बीम को 2 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। सेकंड एलिमेंट पे यूडीएल है, फर्स्ट एलिमेंट पे कोई यूडीएल नहीं है,
सपोर्ट 1 फिक्स्ड है, सपोर्ट 2 रोलर सपोर्ट है, सपोर्ट 3 रोलर सपोर्ट है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 × 10⁶ मिलीमीटर 4 इनर्शिया दिया हुआ है। और ये आपका यूडीएल वैल्यू 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इसकी इंटेंसिटी है, यूडीएल की इंटेंसिटी है। करेक्ट। अब हमें निकालना क्या है, डिटरमिन द स्लोप एट नोड 2 एंड 3। इस 2 और 3 पे स्लोप निकालनी है। एंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका कोई मिड पॉइंट होगा, तो उस मिड पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट पर हमको उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, अब हम लेंथ की बात करें तो एलिमेंट 1 की लेंथ कितनी है और एलिमेंट 2 की लेंथ कितनी है। क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर 1 मीटर, है ना, और ये लिखा हुआ है देखिए 1 मीटर, तो पहले एलिमेंट की लेंथ 1 मीटर है, दूसरे एलिमेंट की लेंथ 1 मीटर है। यंग्स मॉडुलस 200 गीगा पास्कल दोनों एलिमेंटों के लिए सेम है। इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दोनों एलिमेंट्स के लिए सेम है। करेक्ट। तो क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो पाया कि एक बीम है, उस पर लोडिंग है, उसमें कुछ सपोर्ट है, सपोर्ट कई प्रकार की हैं, लेंथ दी हुई है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, इनर्शिया दिया हुआ है, स्लोप निकालनी है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पर निकालना है। जी सर। क्लियर दी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। यस और नो बोलिए। यस सर, यस सर। गुड, है ना। तो हाँ ठीक है, तो अब मैं जरा सा बोर्ड ले लेता हूँ इसके सोल्यूशन के लिए। सो आई एम गोइंग टू द न्यू शेयर एंड दिस इज ए बोर्ड, लेट्स शेयर इट। इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद ये बीम है, मान लीजिए ये आपका नोड 1 है, ये आपका नोड 2 है और ये आपका नोड 3 है। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट है। और इस पे जो यूडीएल लग रहा है वो यूडीएल डाउनवर्ड लग रहा है या अपवर्ड लग रहा है, बताइए यस और नो, जल्दी बोलिए। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है यूडीएल? कोई बीम है इस तरह से लिखा है तो डाउनवर्ड है, और यदि इस तरह से लिखा है तो अपवर्ड है। तो हमारे में ऐसा बना हुआ है ना फिगर, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है। तो इसको मैं समझूं तो ये इस तरह से यूडीएल है ना, इस तरह से यूडीएल है। इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए मैं 2 3 की बात कर रहा हूं अलग से, ये 2 ये 3, और इस 2 3 पे क्या है, डाउन वो है, यूडीएल है, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड यूडीएल है। और इसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी है यूडीएल की, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी दे रही है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो किलो न्यूटन को तो हम न्यूटन में बदल लेते हैं, 12,000 कर देते हैं, 12,000 न्यूटन पर मीटर, है ना, 12,000 न्यूटन पर मीटर हो गई इंटेंसिटी, 12,000 न्यूटन पर मीटर, ये हमारी इंटेंसिटी हो गई। करेक्ट। अब देखिए ये एलिमेंट 1 ये एलिमेंट 2 और इस पर जो लोड लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है ना, आपको ये पूरा क्लियर से समझना पड़ेगा। ये आपका डाउनवर्ड लोड लग रहा है, ये सिचुएशन है। अब सपोर्ट की बात करें तो यहाँ नोड नंबर 2 पे कैसी सपोर्ट है, रोलर। इस पे कैसी सपोर्ट है, रोलर। ठीक है, ये हमारी बात हुई। अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य है के डेल्टा बराबर एफ, यही तो करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, के निकालें, उसके बाद डेल्टा निकालें, फिर एफ निकालें, फिर एक इक्वेशन बना दें। इक्वेशन बनाने के बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दें, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद सोल्यूशन कर लें, सोल्यूशन के बाद हमारे आंसर निकल गए जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, बात खत्म हो गई। तो दिस इज द प्रोसीजर। तो सबसे पहले मुझे आप में से कोई भी बताइए कि K1 की वैल्यू क्या होगी, बताइए। K1
एनीवन K1 बताइए। K1 1 का मतलब एलिमेंट 1 कितने बाई कितने की होगी? 12 6L है ना, 6L। और L की वैल्यू कितनी है बोलो? स्मॉल एल ही चलने में। L की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। तो 6 इंटू 1 कितना हो गया? 6 इंटू 1 6 ही हो गया ना। तो मैं सीधे सीधे 6 ही लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 मीटर दी हुई है लेंथ मुझे। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पर मैं वैल्यू जो है केवल 6 लिख देता हूं। 12 6 12 6L, उसके बाद -12 और 6L, ये भी 6 हो गया। अब मैं डायगोनल एलिमेंट लिखूंगा और डायगोनल से ऊपर वाले लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि सिमेट्री है। तो अब क्या टर्म आता है? 4L² आता है और 4L² और L की वैल्यू क्या है? 1। तो 4 इंटू 1² ये 4 ही हो गया। तो 12 4 12 4, L तो खत्म हो गया, L की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब क्या टर्म आता है? -6L। तो -6L में L की वैल्यू 1 पुट की तो -6 आ गया, तो ये -6 हो गया। फिर यहाँ आता है 2L², तो 2L² मतलब 2 हो गया, ये 2 हो गया आपका, है ना। उसके बाद -6L, तो ये नीचे -6 आ गया, ये अब नीचे का तो मुझे लिखना ही नहीं है ना, लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। ये -6 हो गया, है ना, -6 हो गया, ये -6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। ये तो सिमेट्री है अपने आप, सारी टर्म लिखते चले जाओगे आप। ये 4x4 की आपने मैट्रिक्स लिख ली K1। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको बताइए? पहले एलिमेंट की लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये ग्लोबल नहीं है, ये कैसी है? लोकल है। लोकल 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 में ही एलिमेंट नंबर बताना पड़ता है, K1। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर K2 आल्सो। तो K2 के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होगी बताइए? आकाश गुप्ता बताएं, हैं कि नहीं? कितने पार्टिसिपेंट हुए? 5 हो गए, है ना, बढ़ गए, गुड। आकाश गुप्ता आ गए, अमन आदब, रिया भी आ गई, ठीक है। तो K1 आपका ये आ गया। अब सिमिलरली आप K2 यदि निकालना चाहते हैं तो K2 क्या होगा? तो K2 के लिए सेम यही होगा, क्योंकि एलिमेंट की लेंथ तो उतनी ही है। तो K1 और K2 हमारे केस में इक्वल हैं। जो K1 है तो वही K2 है। तो K1 भी लीनियर है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी लीनियर है, सेकंड एलिमेंट लीनियर है। फर्स्ट एलिमेंट का लेंथ 1 मीटर है, उसका भी लेंथ 1 मीटर है ना। एक टर्म और आता है इसमें, यहाँ पर EI/L3, ये भी तो आता है, उसको छोड़ना नहीं है। EI/L3। E क्या है? E क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 200 गीगा पास्कल है। गीगा पास्कल को हम लिख सकते हैं 10⁹ पास्कल, है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में चल रही है सब चीज। इनटू एरिया। एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में बताइए? एरिया कितना दे रखा है? एक बार क्वेश्चन देखें दोबारा से। तो एरिया दे रखा है आपको, हाँ, एरिया की तो जरूरत ही नहीं है, आई की जरूरत है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है? 4 × 10⁶ मिलीमीटर 4 दे रखा है। 4 × 10⁶ मिलीमीटर 4 दे रखा है। तो ये मुझे यहां लिखना पड़ेगा 4, सॉरी, ये मुझे यहां लिखना पड़ेगा 4 × 10⁶, ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर पावर 4 में है, इनर्शिया मिलीमीटर पावर 4 में है। तो उसे मीटर पावर 4 में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻12 से। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होते हैं, और ये मिलीमीटर पावर 4 है, तो मीटर पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया EI/L3। L की वैल्यू कितनी है? 1।
तो 1 पावर क्यूब। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, प्लीज सॉल्व इट। आप लोग भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूं। कैलकुलेटर निकाल लीजिए अपने, और इसका क्या आंसर आ रहा है बताइए जरा, EI/L क्यूब का। आप ही लोग बताएं। कैलकुलेटर है कि नहीं आप लोगों के पास, बताइए सही सही। आप लोग ऐसे ही बैठते हैं या लेके बैठते हैं कैलकुलेटर? सर है, कैलकुलेटर लेके बैठते हैं। हाँ हाँ बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है EI/L। सर एक सेकंड, बस एक सेकंड सर, कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सर 80 × 10⁴। 80 इंटू 10⁴, या मैं कह सकता हूँ 8 इंटू 10⁵। यस सर, बिल्कुल। है ना, ठीक है। तो EI/L क्यूब तो ये आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 इंटू 10⁵ यहाँ पे आएगा, K1 में भी आएगा और K2 में भी आएगा, है ना। और K1 और K2 की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि लेंथ इक्वल है, इनर्शिया इक्वल है, उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल है, तो K1 और K2 आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब लोकल स्टिफनेस तो आपको पता लग गई, ये भी लोकल, ये भी लोकल, K1 भी लोकल, K2 भी लोकल। अब आपकी ड्यूटी है फाइनल ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने की। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, बोलते रहिए। जैसे लोकल का साइज 4x4 है ना। अब आप जब ग्लोबल बनाएंगे तो उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा 6x6, है ना। अभी भी हमने एक्सरसाइज की है थोड़ी देर पिछली वाली क्लास में। तो उस साइज के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बड़ी सी मैट्रिक्स बनाते हैं, 6x6 की मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, 6x6। तो 6x6 के लिए यहाँ बना लेते हैं, लेट यहाँ से 6x6 कैपिटल K, यहाँ से शुरुआत होगी 6 पहली तो K1 को इंटरपोज कर देते हैं, तो 12/6 - 12/6 है ना, 12/6 - 12/6, क्लियर। फिर 6/4 - 6/2, 6/4 - 6/2, ध्यान से समझिएगा। फिर आपका -12 - 6 -12 - 6 12/6 12 - 6 12 - 6, 3 लाइन आ गई। अब चौथी बची, चौथी क्या है, 6/2 - 6/4, 6/2 - 6/4, याद रखिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ फिलहाल, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है इन लाइनों तक। तो ये हमारी आई थी 6/2 - 6/4, ठीक है, ये आई थी हमारी। अब ये हमने K1 तो हमारा आ गया इस मैट्रिक्स के अंदर, K1 आ गया। K1 आने का मतलब V1 आ गया, θ1 आ गया, V2 आ गया, θ2 आ गया, ठीक है। अब हमें K2 को लाना है, K2 को भी इसके अंदर डालना है। तो K2 के अंदर क्या होते हैं, V2 θ2। तो ये वाला जो पार्ट है, मैंने भी समझाया था आपको, ये पार्ट कॉमन हो गया, V2 में है, θ2 में भी है ना। इधर कॉलम में आप देखेंगे तो इधर V1, इधर आपका V1 ये नीचे V1 θ1 V2 θ2, इस तरह से ये नीचे भी चलेगा θ2। तो ये पार्ट कॉमन है। तो इस पार्ट में जब हम K2 को इंटरपोज करेंगे, तो K2 को जरा सा एक बार यहां लिख लेते हैं समझने के लिए। K2 हमारा है क्या, K2 हमारा है बेसिकली K2, एक सेकंड, K2 हमारा जो है वो है 12/6 - 12/6, यही है। जो ये लिखा हुआ है K1 और K2 इक्वल है, तो यही है। तो अब इसकी जो पहली लाइन है वो हमारी शुरुआत होगी V2 θ2 से।
तो V2 थीटा 2 मतलब यहां से शुरुआत होगी, V2 है ना, नीचे से भी V2 देखिए, रो का भी V2 देखिए, इधर का भी V2 देखिए, तो ये यहां से शुरुआत होगी। तो 12 इसमें +12 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे +12 कर दीजिए। फिर 6 ऐड हो जाएगा, तो +6 कर दीजिए। फिर -12 और 6 में ये आगे वाले टर्म है, तो आगे वाले टर्म आ जाएंगे -12 और 6, ये आगे वाले टर्म आ गए। ठीक है, अब इसकी दूसरी लाइन क्या है, 6 4 -6 2, तो ये 6 इसमें प्लस हो जाएगा +6, ये वाला 4 इसमें प्लस हो जाएगा +4, और -6 2 अलग से टर्म है, ये -6 और 2 अलग से आ जाएगा। अब इसकी तीसरी लाइन क्या है, -12 -6 12 -6, ये तीसरी लाइन में अब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो एज इट इज आ जाएगी, -12 -6 12 -6। अब चौथी लाइन आप देखिए, 6 2 -6 4, तो 6 2 -6 4 हो गया। K1 भी आ गया, K2 भी आ गया। जो ग्रीन कलर में लिखा है वो K1 है, जो रेड कलर में लिखा है वो K2 है, और K1 K2 में जो कॉमन एरिया है वो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स से मैंने वो कर दिया, वहां ग्रीन टर्म और रेड टर्म आपस में ऐड हो गए हैं, ग्रीन टर्म एंड रेड टर्म आर एडेड देयर। अच्छा, अब जो बचे हुए टर्म है वो सब क्या हो गए, 0, जो शेष टर्म है दे आर 0 0 0 0। सो दिस इज V3, दिस इज θ3, ऐसे यहाँ पे V3, दिस इज θ3। तो ये 6x6 की मैट्रिक्स आपको मिल गई कैपिटल K के लिए। तो आई थिंक ये कैपिटल K आपको समझ में आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कैपिटल K को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं K डेल्टा बराबर F लिखूंगा तो उस वक्त मुझे इस K की जगह पर ये 6x6 का मैट्रिक्स लिखना होगा। तो आप लोग बोलते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा बोर्ड पे, है ना, तो इसको प्लीज नोट इट। अब जैसे ये 12 + 12 है तो ये 24 हो गया एक तरह से, तो इस 12/12 को मैं चाहे 24 भी लिख सकता हूँ फाइनली, है ना। ये 12/12 जो है ये 24 हो गया, तो इसको मैं जो है 24 लिख सकता हूँ। सो लेट आई एम राइटिंग इट हियर 24, ये 24 हो गया। ऐसे ही -6 और +6 ये मिलके कितना हो गया, 0, तो इसको मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, सो इट इज 0। ऐसे ये -6 + 6 ये भी 0 हो गया, तो इसको भी मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 0, आई कैन राइट इट 0। सिमिलरली 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8। बस, अब आप इसको फोटो ले लीजिए। जब मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल K क्या था, तो आप मुझे सीधे सीधे बताएंगे 12 6 -12 6 0 0, ये फर्स्ट लाइन, 6 4 -6 2 0 0 सेकंड लाइन, 12 -6 24 0 12 6 थर्ड लाइन, एंड सो ऑन, 4 5 6 जो भी लाइन है वो आप मुझे इस तरह से बताते रहे। तो चलिए आगे चलें। कैपिटल K हम निकाल चुके हैं, अब कैपिटल K इज नाउ ओवर। अब डेल्टा चाहिए, क्या चाहिए, डेल्टा। डेल्टा तो सिंपल है, डेल्टा क्या होता है, V1 θ1 V2 θ2 V3 θ3, यही डेल्टा होता है, तो डेल्टा इज नॉट ए प्रॉब्लम। अब क्या बचा, F क्या है, फोर्स वेक्टर। तो अब फोर्स वेक्टर आपको बताना है, क्या बताना है, फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर को बनाना, अब देखो K की बात खत्म हो गई है ना, अब मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूं, और अब मैं आऊंगा सीधे F पर। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, है ना, क्लियर। चलिए अब मैं आता हूं सीधे F पर। तो फोर्स वेक्टर का साइज क्या आएगा बताइए, फोर्स वेक्टर का साइज आएगा 6/1। जब हमारा ग्लोबल स्टिफनेस 6/6 है, तो ग्लोबल फोर्स वेक्टर जो आएगा वो 6/1 आएगा, पक्की बात है। यदि वो 6/6 है तो ये 6/1 आएगा, यदि वो 20/20 है तो ये 20/1 आएगा। अब देखिए ये हमारा बीम था, यह फिक्स सपोर्ट है, ये हमारा एक नोड 2 है, ये नोड 1 है, ये नोड 3 है, ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये सेकंड एलिमेंट था, यहाँ यूडीएल लगा हुआ है,
यूडीएल की इंटेंसिटी 12 है, 12,000 है न्यूटन पर मीटर में, न्यूटन पर मीटर में ये 12,000 है। करेक्ट। चलिए अब मुझे फोर्स मैट्रिक्स लिखना है, तो चलिए लिखते हैं फोर्स मैट्रिक्स। तो फोर्स मैट्रिक्स लिखने के लिए यहाँ पे कौन सी सपोर्ट है, रोलर, यहाँ कौन सी सपोर्ट है, रोलर। तो देखो फोर्स मैट्रिक्स क्या होता है, नोड 1 का फोर्स F1, इस पॉइंट पे कितना फोर्स है और इस पॉइंट पे कितना मूवमेंट है M1, उसी तरह दूसरे वाले पॉइंट पर कितना फोर्स है, कितना मूवमेंट है, इसी तरह से तीसरे नोड पर कितना फोर्स है, कितना मूवमेंट है। ये फोर्स वेक्टर होता है, F1 M1 F2 M2 F3 M3, ठीक है, 6/1। बस अब इसकी वैल्यू लिखते जाएंगे, तो इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू लिखते जाएंगे, तो वैल्यू लिखिए। F1 की वैल्यू कितनी है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1। देखो इस वाले पॉइंट पर फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी R1, रिएक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी, R1 लगेगी, और फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट रिएक्शन भी देती है, मूवमेंट भी देती है। कैंटिलीवर में आपने पढ़ा है रिएक्शन भी देती है, मूवमेंट भी देती है। तो यहाँ का फोर्स कितना हो गया R1 और मूवमेंट हो गया M1, तो हम यहाँ लिख देंगे R1 M1 नोड 1 के लिए। फोर्स कितना है R1 और मूवमेंट कितना है M1। पहले नोड की बात खत्म। अब आते हैं दूसरे नोड पर। दूसरे नोड पर कैसी रिएक्शन है, रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट कैसी रिएक्शन देती है, वर्टिकल रिएक्शन देती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, R2 मान लेते हैं, तो इसका फोर्स कितना लिख दें, है ना, इसका फोर्स लिखना पड़ेगा और इसका मूवमेंट लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो सिचुएशन है कि यहाँ पे यूडीएल भी आ रहा है, तो यूडीएल के केस में, है ना, यूडीएल के केस में हम क्या करते हैं, इस यूडीएल का यदि हम देखें तो जैसे ये 2-3 है, 2-3, तो इस यूडीएल की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने सॉल्व किया था। वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है Q0 L/2 L²/12 L/2 माइनस L²/12। यूडीएल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस प्रकार से होता है। तो अब यहां पे देखें Q0 की वैल्यू कितनी है, Q0 की वैल्यू 12,000 है। यहाँ पे इंटेंसिटी तो Q0 है, तो Q0 की वैल्यू 12,000 है, करेक्ट, 12,000। अब L की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, तो 12,000 इंटू L/2, है ना, तो ये कितना आ गया, 12,000 इंटू 1/2 कितना आ गया, 6,000 आ गया, 6,000, है ना। तो 6,000 का फोर्स नोड 2 पे चला गया। नोड 2 पे कितना फोर्स आ गया, 6,000 का आ गया डाउनवर्ड, क्योंकि ये डाउनवर्ड लोड फोर्स है तो डाउनवर्ड ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब L²/12 को सॉल्व करो, Q0 इंटू L²/12 को, तो Q0 कितना है 12,000, L की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, इसको काटा पीटा तो कितना आ गया, 12 एकम 12, 1000 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है, 1000 न्यूटन मीटर। तो नोड नंबर 2 पे फोर्स तो आया 6,000 का, और जो मूवमेंट आया वो कितना आया, 12,000 का मूवमेंट आया। तो ये मूवमेंट हमने यहां स्टोर कर दिया, 12,000 का मूवमेंट, करेक्ट। 12,000 नहीं, मूवमेंट हमारा आया है 1000 का, ये हमारा 1000 न्यूटन मीटर, 1000 न्यूटन मीटर, इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। तो ये हमारा नोड है। देखो यूडीएल को समझा रहा हूं मैं, यूडीएल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें फोर्स जाता है Q0 L/2, है ना, फोर्स जाता है Q0 L/2, ये तो फोर्स है, और Q0 L²/12 जो है वो आपका मोमेंट है।
ये किस किस नोड पे है? नोड नंबर 2 पे है। पहली दो वैल्यूज नोड नंबर 2 के लिए हैं और जो बाद वाली जो दो वैल्यूज हैं वो नोड नंबर 3 के लिए है। करेक्ट। तो एक तरह से मैं कहूं तो इस 2 3 को यदि मैं दोबारा से आपको बताऊं जरा सा, तो इसकी जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। 2 3 को, है ना, 2 3 को एनालाइज कर रहा हूं, ये 2 ये 3। 2 पे रिएक्शन तो आ ही रही है अपनी, उसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, रिएक्शन तो R2 आ ही रही है। अब इस पर यूडीएल की वजह से फोर्स आ गया कितना? 6000 का। ठीक है। और इस पर मूवमेंट कितना आ गया? 1000 का। अब नोड 3 पे चलते हैं। तो नोड 3 पे फोर्स कितना आएगा? Q0L/2, तो 6000 ही आएगा। Q0L/2 6000 आया था। और मूवमेंट कितना आ जाएगा? 1000 न्यूटन मीटर। 1000 न्यूटन मीटर। कहने का मतलब यूडीएल का बंटवारा जो होता है, फोर्स बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, फोर्स बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। ठीक है। टोटल फोर्स कितना था? 12000 इंटू 1, 12000 ही था। 12000 का बंटवारा हो गया 6000 6000, आपस में बंटवारा हो गया फोर्स नोट्स पे। अब मूवमेंट भी बंटवारा हो जाता है। ठीक है। मूवमेंट क्या होता है? Q0L²/12। तो 1000 आता है तो 1000 का मूवमेंट इस पे भी लगेगा, 1000 का मूवमेंट इस पे भी लगेगा। एक पे क्लॉकवाइज लगेगा तो एक पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, एक पे क्लॉकवाइज लगेगा तो एक पे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पे क्लॉकवाइज लिया, एक पे एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो अब मैं ये देखूंगा कि नोड नंबर 2 पर मेरी क्या सिचुएशन बनी। तो नोड नंबर 2 पर एक तो रिएक्शन है R2 और ऊपर से डाउनवर्ड फोर्स है 6000। तो यहां पे मेरे फोर्स की वैल्यू हो गई R2 माइनस 6000। R2 माइनस 6000। नोड 2 पे जो फोर्स है वो हो गया R2 माइनस 6000। ऐसे ही नोड 3 पे भी रिएक्शन आएगी R3। तो इसका भी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? R3 माइनस 6000। ठीक है। अब इसका मूवमेंट कितना है? 1000 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो M2 की जगह क्या लिखा जाएगा? -1000। फिर F3 की जगह क्या लिखा जाएगा? R3 माइनस 6000। और M3 की जगह 1000 एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो ये लिखा जाएगा 1000। तो ये हमारा फोर्स वेक्टर हो गया। फोर्स वेक्टर यदि आप कहें तो मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं, समझना बहुत जरूरी है। इस नोड के लिए R1 M1 ये फर्स्ट नोड के लिए है। दूसरे नोड के लिए R2 रिएक्शन है लेकिन 6000 का डाउनवर्ड फोर्स भी आ रहा है, इसलिए R2 माइनस 6000 कर दिया। 1000 का क्लॉकवाइज है इसलिए -1000 कर दिया। इसके लिए R3 माइनस 6000 कर दिया। इसका 1000 एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसे पॉजिटिव कर दिया। तो इस तरह से तीनों नोडों के मैंने फोर्स मूवमेंट, फोर्स मूवमेंट, फोर्स मूवमेंट, ध्यान रखिए, फोर्स मूवमेंट, फोर्स मूवमेंट, फोर्स मूवमेंट, यही फोर्स वेक्टर है बीम के केस में। तो यहां तक यदि क्लियर है तो हम आगे चलें, अन्यथा यहां तक कोई क्वेरी है तो आप बताएं। यस, चैट के थ्रू भी भेज सकते हैं आप चाहें तो लिखकर क्वेरी, या अनम्यूट होके अपने बोलिए। क्लियर है सब? चलें आगे, स्टार्ट आगे करें। हाँ जी, कोई भी बोलिए। विश्वेश मिश्रा, जी सर, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। देखो, हाँ हमने स्टिफनेस निकाल लिया, फोर्स वेक्टर निकाल लिया, है ना। चलिए, तो अब मैं इसको जरा सा आगे लेता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन है k डेल्टा बराबर f। चलिए k बता दीजिए पहले मुझे, k बताइए। k के अंदर पहले तो एक मल्टीप्लाई है 8 × 10⁵ ये है ना।
और इसका ग्लोबल मैट्रिक्स बताइए। वो आप बोलेंगे मैं लिखूंगा। बोलिए पहली लाइन जो हमने ग्लोबल बनाई थी। सर लिखिए। हाँ बोलिए। 12 6 माइनस 12 6 00 12 6 6 माइनस 12 माइनस 12 6 6 00। जी वेरी गुड। दूसरी लाइन बोलिए। 6 4 6 4 6 4 माइनस 6 माइनस 6 2। 2। सर वो फोटो लाने में वो आखिरी वाले दो इसके दब गए मुझसे, वो उस पे कुछ और आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने वो रिकॉर्ड में देख लेता हूँ। बाकी सारे हैं। हाँ बाकी आप बोल दीजिएगा। दूसरी लाइन है 6 4 माइनस 6 2 0 0 0 0 ही है। हाँ सर। हाँ अब तीसरी लाइन बोलिए। माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 के बाद सर माइनस 6 माइनस 12 के बाद माइनस 6 24 24 0 0 12। माइनस 12 होगा। सर इस पे तो प्लस ही दिखा हुआ है जो आपने किया। देखो पहली लाइन में 12 6 माइनस 12 आया ना, जी तो सुपर इम्पोज करेंगे तो माइनस 12 आएगा। ये वो सही कर लेना, तो वहाँ 12 लिखा है तो गलत लिखा है। तो 6 और 6 ये ठीक है। अब चौथी लाइन बोलिए। 6 2 0 8 6 2 0 8 माइनस 6 2 माइनस 6 2। पांचवी लाइन। डबल जीरो है मतलब 0 0 राइट। माइनस 12 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6 12 माइनस 6। 12 माइनस 6। फिर छठी लास्ट लाइन। लाइन में 0 0 0 0। 6 2 उसके बाद 6 2 6 माइनस 6 और 4। और 4। ये हमारी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई थी 6/6 की। ठीक है। के डेल्टा बराबर है, के हमने लिख लिया 8 इंटू 10⁵ का इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, 8 इंटू 10⁵ का मल्टीप्लाई है। अब डेल्टा, तो डेल्टा के बारे में जरा बताइए। डेल्टा क्या होता है? V1 θ1 V2 θ2 V3 θ3, यही तो डेल्टा होता है। डेल्टा क्लियर हो गया। इक्वल टू, अब आता है फोर्स वेक्टर, है ना। फोर्स वेक्टर अभी निकाला है हमने, तो क्या क्या फोर्स वेक्टर क्या क्या था जरा बोलिए। फोर्स वेक्टर अभी निकाला था ना, उसमें था पहले नोड पर R1 M1। जैसे ये फिक्स था ना, यहाँ ये क्या था? फिक्स था। तो इस पे फोर्स कितना था? रिएक्शन यानी कि R1, और इसका मूवमेंट कितना था? M1। तो R1 M1, ये तो नोड 1 की बात हो गई। अब नोड 2 की बात करते हैं। नोड 2 पर रिएक्शन थी एक तो R2, और इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स आ गया था। कितने का? एक डाउनवर्ड फोर्स आ गया था कितने का? 6000 का। आया था कि नहीं आया था अभी? तो अब यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो गया? R2 माइनस 6000। तो ये हमने लिख दिया R2 माइनस 6000। करेक्ट। अब इस पर मूवमेंट कितना था? इस पर क्लॉकवाइज मूवमेंट था -1000 का। ठीक है। अब नोड नंबर 3 की बात करो। नोड नंबर 3 पे रिएक्शन आई थी R3, और उस पर डाउनवर्ड फोर्स आया था 6000। कितना आया था? 6000। तो नेट फोर्स कितना हो गया? R3 माइनस 6000। तो ये मैंने लिख दिया R3 माइनस 6000। और उसके बाद इस पर एक पॉजिटिव मूवमेंट आया था 1000 का। ये अभी हमने बनाया है ना फोर्स मैट्रिक्स, उसी को मैंने एज इट इज उतार दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्योंकि पहले यदि आप फोर्स मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ना ले पाए हो, हालांकि सोल्यूशन वाली फाइल भी मैं आपको भेजूंगा तो उसमें सब ये मिलेगा आपको, है ना। बट अभी समझने के लिए आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं। चलिए अब यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है? यस और नो? के डेल्टा बराबर है, के लिख दिया, डेल्टा लिख दिया, एफ लिख दिया। बताइए यस और नो? जल्दी बोल दिया करिए। यस सर। ठीक है। अब क्या करना है? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या करनी है? बाउंड्री कंडीशन। सोल्यूशन के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है? बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। अब यहां पर बाउंड्री कंडीशन देखिएगा, क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास। तो मैं आपको जरा बाउंड्री कंडीशन समझाता हूं। देखिए बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगी बाउंड्री कंडीशन। देखिएगा बाउंड्री कंडीशन ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इस तरह से बीम है, नोड 1।
नोड 1 के बारे में बताइए। जब इस बीम पे लोड आएंगे, लोड आ ही रहे हैं, यूडीएल वगैरह बहुत सारे लोड इस पे आ ही रहे हैं ऑलरेडी, तो इन लोड की वजह से चूंकि पॉइंट 1 तो फिक्स है, तो पॉइंट 1 का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है V1, पॉइंट 1 का जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है V1, वो कितना हो जाएगा? 0। भाई जो चीज फिक्स है वो तो डिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, जो चीज फिक्स है वो तो डिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, होगी क्या? वो जो फिक्स है वो क्यों डिफ्लेक्ट होगा? तो V1 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो फिक्स सपोर्ट होती है उसका स्लोप भी 0 होता है ना। जैसे आप कैंटिलीवर में आपको बताऊं तो लोड लगने के बाद में, कैंटिलीवर पे जब लोड लगता है तो लोड के बाद में जब उसकी डिफ्लेक्शन होती है तो फिक्स सपोर्ट में ऐसे होती है, तो इस पॉइंट पे स्लोप भी 0 होती है, स्लोप भी 0 होती है, तो θ1 क्या हो गया? 0। V1 भी 0, θ1 भी 0। ये बाउंड्री कंडीशन मिल गई आपको नोड 1 की। अब नोड 2 पे आइए। नोड 2 यहां पर है। नोड 2 पे कैसी सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होता है? 0। रोलर सपोर्ट बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट होने ही नहीं देती। जैसे कि मान लो आप सिंपली सपोर्टेड बीम में भी यहाँ पे सपोर्ट होती है, यहाँ सपोर्ट होती है, लोड ऊपर से आता है, लोड ऊपर से आता है, तो इस लोड की वजह से ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, तो देखो हर पॉइंट डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन जो सपोर्ट वाला पॉइंट है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो सपोर्ट वाले पॉइंट का डिफ्लेक्शन 0 होता है, ना तो ये डिफ्लेक्ट होता है ना ये डिफ्लेक्ट होता है। तो यार जहां जहां भी रोलर सपोर्ट होती है वहां वहां डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो यहाँ पे V2 इज 0, V2 इज 0 है ना। लेकिन θ2 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ कोई ना कोई एंगल बन जाएगा, तो θ2 इज नॉट 0 है ना। तो फिक्स, अब समझने वाली बात क्या है कि फिक्स सपोर्ट के केस में V1 और θ1 दोनों 0 होते हैं, और रोलर सपोर्ट के केस में केवल डिफ्लेक्शन 0 होता है, स्लोप 0 नहीं होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे 2 बाउंड्री कंडीशन मिली है, यहाँ पे केवल 1 बाउंड्री कंडीशन मिलेगी आपको। रोलर सपोर्ट के केस में केवल 1 बाउंड्री कंडीशन है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। अब पॉइंट नंबर 3 की यदि आप बात करें तो सेम सिचुएशन यहां पर है, ये भी रोलर सपोर्ट है, तो इसका भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन 0 हो गया। V3 ठीक है। कितनी आपको सपोर्ट मिल गई, कितनी बाउंड्री कंडीशन मिल गई टोटल? जवाब दीजिए, कितनी बाउंड्री कंडीशन मिल गई टोटल? 2 बाउंड्री कंडीशन नोड 1 पे, 1 बाउंड्री कंडीशन नोड 2 में 2 3 हाँ 3 नहीं, गिनिए ढंग से। 2 बाउंड्री कंडीशन नोड 1 पे, 1 बाउंड्री कंडीशन नोड 2 पे, और 1 बाउंड्री कंडीशन नोड 3 पर, तो टोटल बाउंड्री 4 हो गई आपकी, ठीक है। तो आपके पास 4 बाउंड्री कंडीशन है। अब इन चारों बाउंड्री कंडीशन को मैं जरा सा यहाँ समराइज कर देता हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में काम करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन अच्छे से मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। लेट माय बाउंड्री कंडीशंस आर BC, V1 0, θ1 0, V2 0, V3 0। ये 4 बाउंड्री कंडीशन है, करेक्ट। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करिए। तो देखो V1 0, तो V1 की जगह 0 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे V1 को, ये वाले V1 को, इस V1 की बात कर रहा हूं मैं, इस V1 को हटा के मैं क्या लिख दूंगा? 0। उसके बाद θ1 के बारे में, θ1 भी 0 है, देखो V1 भी 0 है, θ1 भी 0 है, तो V1 भी 0 हो जाएगा, θ1 भी 0 हो जाएगा। उसके बाद V2 भी 0 है, ये भी 0 हो गया, V3 भी 0 है, ये 0 हो गया, θ2 0 नहीं है, θ3 0 नहीं है। तो इन 6 भागों, 6 एलिमेंटों में से V1 θ1, V2 θ2, V3 θ3, ये 6 आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब 6 आपके अननोन है। इन 6 में से 4 तो बाउंड्री कंडीशन है, तो इन बाउंड्री कंडीशंस को आप यहां पर यूज कर लीजिए।
तो V1 को मिटा के 0 कर दीजिए, θ1 को 0 कर दीजिए, V2 को 0 कर दीजिए, V3 को 0 कर दीजिए। तो चलिए मैं अब इसको दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको दोबारा से लिखना होगा ये पूरा मैट्रिक्स अगेन। मैं इसको यहीं पर ठीक कर दे रहा हूं, इरेजर ले रहा हूं मैं। V1 को मिटाऊंगा 0 लिख दूंगा, θ1 को मिटाऊंगा 0 लिख दूंगा। तो इन दोनों की जगह मैंने 0 लिख दिया, 0 सॉरी 0 है ना, ये भी 0। अब V2 की जगह भी 0 करना है मुझे और V3 की जगह भी 0 करना है। तो V2 को मिटाया, V3 को मिटाया और इन दोनों की जगह पर मैंने 0 ले लिया। सो इट इज 0, इट इज 0 एंड दिस इज अ वेक्टर क्लोज। तो वही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई। अब बताओ ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये कैसे बाउंड्री कंडीशन है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? दीजिए जवाब दीजिए। ये जो बाउंड्री कंडीशन है ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है या नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है? तो देखो पहली बाउंड्री कंडीशन वैल्यू कितनी है, 0, देन इट इज होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। θ1 0 ये भी होमोजीनियस है, V2 0 ये भी होमोजीनियस है, V3 0 ये भी होमोजीनियस है। यहां पर चारों बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है। यहां तक समझ पाए? यस और नो बोलिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? तो पार्टिसिपेंट बहुत हैं, कोई तो जवाब दीजिए। आदित्येंद्र, आकाश, ओजस्तेज, रिया, विश्वेंद्र। हाँ जी विश्वेंद्र, यस सर। यहां तक क्लियर है ना? जी सर। गुड। अब हमने ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन यहां पे लगा दी। अब होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के बाद अब क्या काम करना है? पहली रो 0, यहां पे ये 0 है तो इसकी पहली रो को आप क्या करिए, काट दीजिए। पहली रो कट गई, मतलब R1 कट गया एक तरह से, है ना। और पहली रो काट दी, पहला कॉलम काट दिया, ठीक है। अब दूसरी 0 है, दूसरी रो काट दी, दूसरा कॉलम काट दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बताइए। बाउंड्री कंडीशन ऐसी तो अप्लाई करते हैं, जो 0 हो जाता है उससे पहले को काट यस सर, वही रो और कॉलम काट देते हैं पूरा। बस पहली रो पहला कॉलम काट दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम काट दिया, ऐसे ही तीसरी रो तीसरा कॉलम काट दिया। अब चौथी रो तो 0 है नहीं तो चौथी को नहीं काटेंगे। पांचवी रो 0 है तो पांचवी रो को काटेंगे और पांचवी कॉलम को काटेंगे। तो हमने पांचवी रो को कट कर दिया और पांचवें कॉलम को कट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे को छोड़ दिया है, ठीक है। पांचवी रो पांचवा कॉलम, हो गई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई पूरी। अब बचा हुआ पार्ट जो है उसको लिख लीजिए। क्या क्या बचा बताइए, क्या क्या बचा उसको बोलिए, आप लोग खुद बोलिए। अब माइक्रोफोन ऑन रखिए, समय कम है, जल्दी जल्दी बताइए। जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख दीजिए केवल। जो बचा हुआ पार्ट है केवल आप उसको लिख दीजिए, है ना। देखो पहली रो कट गई थी, सॉरी, ये सिचुएशन। अब बचा हुआ पार्ट देखिए, तो बचे हुए पार्ट में मेरे पास क्या है, मैं कलर दूसरा लेता हूं जरा। बचे हुए पार्ट में मेरे पास एक तो ये 8 बच गया है। क्या बच गया है? ये 8 बच गया था, सॉरी, ये 8। एक ये 2 बच गया, एक ये 2 बच गया, एक ये 4 बच गया, बाकी सब तो कट गए। तो मैं अब यहां लिखूंगा 8 × 10⁵ तो इसमें है ही है पहले से, करेक्ट। क्या क्या बचा? 8 2 2 4, 8 2 2 4, ये बचा केवल। 2x2 की मैट्रिक्स आ गई। बताओ 6x6 से जैसे ही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की तो आपकी मैट्रिक्स साइज का रिड्यूस होकर के कितनी हो गई? 2x2 हो गई। और वेक्टर में क्या क्या बचा? वेक्टर में बचा θ2 और θ3। तो मैंने लिखा θ2 θ3 इक्वल टू, अब इधर क्या बचा? -1000 और +1000। तो -1000 और +1000। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो बोल दी जल्दी से।
हाँ जी, ये समझ में आ गया? 2x2 की मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस हुई 6x6 से घट करके? क्या आपका अनम्यूट नहीं हो पाता है क्या? ओजस तेज आज बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, केवल ऑन करके चले गए हैं क्या? ओजस तेज सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए कि ये 2x2 की जो मैट्रिक्स है समझ में आ गई रिड्यूस होने के बाद? सर 6x6 से 2x2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है? सर गुड। तो अब मैं इस नीचे वाले पार्ट को रब कर देता हूं, ठीक है? अब ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है, पूरा हटा देता हूं। और जो पीले कलर में है बस अब वही मेरा एक तरह से सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। तो ये मैंने सब हटा दिया। अब बताओ कितने अननोन बचे? केवल दो ही अननोन तो है, θ2 और θ3। अब देखो यहाँ पे कितने अननोन है, केवल θ2 है और θ3 है, केवल दो अननोन है। तो यहाँ पे केवल बचे दो अननोन, एक अननोन है θ2 और एक अननोन है θ3, दो ही अननोन है। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस 8 इंटू 10⁵ को तो आप पल्ली तरफ भेज दो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁵। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो 10⁻² बचा, तो 1/800 आ गया, 1/800। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये वाली मैट्रिक्स हो गई -1/800 और ये वाली हो गई 1/800। जी सर। अब इधर बचा केवल 8 2 2 4 θ2 θ3। अब इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए या आप गासियन लगा लीजिए, जैसे भी करना है। तो आपके सिंपल बन जाएंगे 8 θ2 प्लस 2 θ3 इक्वल टू -1/800। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी हो जाएगी 2 θ2 प्लस 4 θ3। मैं गासियन से नहीं कर रहा हूँ, सिंपल कर दे रहा हूँ एलिमिनेशन। दो ही अननोन है ना, दो अननोन में तो कैसे भी कर लो, 3 में गासियन से ज्यादा इजी रहता है। तो ये हो गया 2 θ2 प्लस 4 θ3 इक्वल टू 1/800। अब बताओ इसको सॉल्व करके θ2 और θ3 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस सर, आ जाएगा सर। आ जाएगा। तो अब चूंकि समय हमारे पास कम है तो θ2 और θ3 के मैं आपको आंसर्स बता देता हूं, और आंसर्स निकालने के बाद मैं जरा फाइल दिखा देता हूं आपको, है उसमें सोल्यूशन है, तो उससे अब आगे आप समझ लेंगे। तो इस तरह से आज अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना। थोड़ा सा आज फिर अभी नेक्स्ट क्लास जो होंगी उसमें हम अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे बात करेंगे, जैसे सिम्पसन 1/3 रूल वगैरह, जी इन जी पे बात करेंगे। सर, बस यहीं तक है। हाँ, काफी कुछ कर लिया हमने। हीट ठीक है। ट्रांसफर प्रॉब्लम कर लिया है, बीम कर लिया है, हाँ सर, ट्रायंगुलर एलिमेंट कर लिए, हीट रेक्टेंगुलर ट्रांसफर की। वीक फॉर्म भी कर लिया है ना, और न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। तो चलिए जरा सा सोल्यूशन देखिए अब आप मेरे पास उसी फाइल में जो मैं आपको भेजूंगा। इस सोल्यूशन में आप देखिएगा ध्यान से, जो हमने बोर्ड पे किया है वही सब कुछ है। K1 निकाला है, ये कनेक्टिविटी मैट्रिक्स बनाया है, K2 निकाला है, K1 K2 को कंबाइंड करके देखो ये 6x6 की मैट्रिक्स बनी है ना। फिर ये फोर्स वेक्टर निकाला है, फोर्स वेक्टर के बाद डेल्टा निकाला है, फिर ये K डेल्टा बराबर F किया है, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करा 2x2 की मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। θ2 और θ3 को सॉल्व किया तो θ2 θ3, θ2 आया है -2.67, 10⁻⁻4 आया है ना। फिर θ3 4.64 आया है, ठीक है सर। बस। और इससे आगे का फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या था वो नहीं, अभी वो चीज नहीं निकली है जो पूछी थी, अभी स्लोप निकल गई है। हाँ, मतलब आधा काम हो गया है ना। डिटरमिन द स्लोप एट नोड 2 and 3। θ2 पूछा था, θ3 पूछा था, तो θ2 निकल गया है, θ3 निकल गया है, लेकिन अभी वर्टिकल डिफ्लेक्शन रह गया है। तो इस वर्टिकल डिफ्लेक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और अब आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज टेल। सर एक वो अटेंडेंस आपने एब्सेंट मार्क की थी क्या सर? मेरी 1-2 लेक्चर में कुछ एब्सेंट दिखा रहा था सर। हाँ, वो आप यदि एक लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, हाँ दूसरे में आपने नहीं किया होगा, तो वो उसमें अटेंडेंस सॉफ्टवेयर में आती है। अब है ना, हम लोग नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही जनरेट होती है, जूम से अटेंडेंस हर लेक्चर की अलग अलग।
कनेक्टिविटी की सर दिक्कत होती है ना, उस वजह से हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, नहीं तो आप बता देना, मतलब ऐसी कोई, नहीं नहीं सर, अभी तो अटेंडेंस ठीक है सर, कोई इशू नहीं। चलिए चलिए, जब भी जरूरत हो तो बताइए। अगर कम होगी तो दिक्कत हो जाती हाँ है। हाँ, वो मुझे बता दीजिएगा, या इंटरनेट कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम है तो फोन हाँ, कर दीजिएगा उस दिन। ठीक है सर, कोई दिक्कत। ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सर, सेम। धन्यवाद। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, प्लीज। थैंक